side Eliza, anchor at DRV Business Consulting, and today I am at Listed Tech. और यहाँ मेरे साथ हैं इसके मैनेजिंग डायरेक्टर्स मिस्टर हसमुख चौधरी एंड मिस्टर हसमुख चौधरी. सो यस, कोइंसिडेंटली इनके नेम सेम है. आई वेलकम यू बोथ ऑफ यू. थैंक यू. लिस्टेड टेक एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि लाइनिंग, वाइब्रेटर्स, ग्रैप बकेट्स जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है स्टील इंडस्ट्रीज के लिए. और आज जानते हैं लिस्टेड टेक के बारे में और कैसी इनकी जर्नी रही. तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो लिस्टेड टेक है उसकी किस तरह से जर्नी रही, कैसे शुरुआत हुई? मैडम, मैं सही बताएंगे, मैं एक छोटी सी कंपनी में हम पहले जॉब करते थे. वहाँ हमने एक विज़न सोचा कि हमें एक कंपनी स्टार्ट करनी है, हमें खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट करना है. तो उस टाइम पे हमने पहले एक विज़न सोचा. उसके बाद हमने 2013 में हमने एक कंपनी फॉर्म किया और 2013 में कंपनी फॉर्म करने के बाद धीरे धीरे हमने मिल्क हैंडलिंग इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करते थे. मिल्क हैंडलिंग, मिल्क कूलिंग, ये सब इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करते थे. उसके बाद काफ़ी सालों के एक्सरसाइज और काफ़ी सालों के एफर्ट्स के बाद हमने नए सेगमेंट्स में स्टार्ट किया कि हम स्टील ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. तो वहाँ पे हमें कुछ अच्छे रेफरेंस और सोर्स के बाद हमने ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया. तो एक्चुअली लिस्टेड टेक 2013 से स्टार्ट हुआ और स्टील ऑक्सिलरी इक्विपमेंट 2016 से स्टार्ट हुआ. यस. और इस पूरी जर्नी में क्या चैलेंजेस आपने फेस? सबसे पहले चैलेंजेस तो ऐसे सोचेंगे कि एक हमारे पास खुद का विजन था कि हमें अपना खुद का एक फैक्ट्री स्टार्ट करना है. उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं था. तो उस टाइम पे हमारे पास जगह के इश्यूज थे, हमारे पास फंड के इश्यूज थे, सप्लायर के इश्यूज थे, कस्टमर्स कहाँ जाके कौन से कस्टमर्स को मिलना है, क्या है, हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं था. तो उस सारे चैलेंजेस को ओवरकम धीरे धीरे करते तो हम ये सारे चैलेंजेस को पास आउट किया. उसके बाद हम एक अच्छे से स्टार्टअप कर पाएंगे. ऑलराइट. वेल, जर्नी अगर कोई भी स्टार्ट करते हैं तो चैलेंजेस तो डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस फेस आउट किए हैं. तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे क्रूशियल रोल प्ले करती है ये सारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में? मैडम, आज टेक्नोलॉजी के सिवा कुछ नहीं होता है. हम सोचते हैं कि कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसकी डिज़ाइन कर ली, बट उसका FEA या तो CFD नहीं करते हैं तो एंड में हमारा प्रोडक्ट कस्टमर के यहाँ पे जाके फेल होता है. तो वी आर टेकिंग फर्स्ट स्टेप. जब हम कोई प्रोडक्ट का डिज़ाइन करते हैं तो पहले इसका हम CFD एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमारी सारी प्रोडक्ट हाइड्रोलिक में बिलोंग्स करती है. तो फ्लूइड हाइड्रोलिक में पूरा कैलकुलेशन होगा और इसका रिपोर्ट के हिसाब से हम मटेरियल में जो प्लस माइनस करना है वो करते हैं. इसके बाद FEA एनालिसिस. FEA का भी क्रूशियल रोल है कि कोई भी प्रोडक्ट कहाँ पे जाके रुकेगी, इसमें मटेरियल स्ट्रेंथ क्या लेनी है. तो ये जो सारे टूल्स है CFD है, FEA है और हाइड्रोलिक्स सर्किट के लिए फ्लूइड का जो सॉफ्टवेयर आता है वो सारे हमारे यहाँ पे यूटिलाइज होता है. और फाइनली हमारी प्रोडक्ट उससे हम बेटर एंड बेटर कर सकते हैं. ऑलराइट. और जैसे कि सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी, तो किस तरह से जो लिस्टेड टेक है वो सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करता है? एग्जैक्टली. सस्टेनेबिलिटी हम देखेंगे तो अभी इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2040 तक हमको पूरा जो एमिशन हो रहा है उसको परसेंटेज रिड्यूस करके कुछ 10-20% पे लेके आना है. अभी जो एमिशन हो रहा है तो किस में हो रहा है, डीजल फ्यूल से हमारे कैरोसिन हो गया, इसके बाद अपना पेट्रोल हो गया, तो कोलसा हो गया. तो ये सारे फ्यूल्स की वजह से एमिशन होता है. और हमारी जो प्रोडक्ट हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस सारी प्रोडक्ट में हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं. तो सेविंग्स भी हो रही है और वहाँ पे एमिशन भी हमारे कम हो रहे हैं. तो एक सस्टेनेबिलिटी में हम नेशन को एक हेल्प ये कर रहे हैं. दूसरी, हमारी जो फैक्ट्री जो हमने बनाई है तो करीबन हमारा ये जो एरिया है 8,000 स्क्वायर यार्ड का एरिया है. तो 8,000 स्क्वायर यार्ड में हमने मिनिमम 1000 पेड़ लगाया है यहाँ पे. तो यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट वही है कि यहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं वो अच्छे एनवायरनमेंट में काम करें, अच्छा उनका ऑक्सीजन लेवल पूरा हो. और तीसरा हमारा एम है कि भी हम जो इलेक्ट्रिसिटी परचेज करते हैं तो GEB से हम परचेज करते हैं उतनी इलेक्ट्रिसिटी हम खुद अपने सोलर प्लांट लगा के हम प्रोड्यूस कर रहे हैं.
तो वो भी तीसरा हम सस्टेनेबिलिटी में हेल्प करते हैं जी। और राइट, तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि हम Yes. नेचर के लिए भी कुछ करें। राइट, यस। ओके, सो जो डीएनवी है जी। उसके साथ आपकी जर्नी कैसे रही और किस तरह से डीएनवी आपको सपोर्ट कर रहा है? एक्चुअली हम लॉट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे थे डीएनवी को हायर करने के पहले, लाइक एसओपी बनाना, और जो ग्लोबल मार्केट है या तो जो एमएनसी है उनका कल्चर कैसे काम करते हैं, वो हम अवेयर तो थे, बट हमारे नीचे लोगों को कैसे अवेयर करना, उनको क्या क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी, एक कम्युनिकेशन स्किल इज अ मेजर टूल्स फॉर टुडे। तो कम्युनिकेशन का कैसे मतलब फ्लो होना चाहिए, वो यहाँ पे हमारे यहाँ पे थोड़ा उसकी कमी दिखाई दे रही थी। तो वो फुलफिल करने के लिए हमने डीएनवी को हायर किया कि जो हमारा ब्रिज ग्राफ है उसको कैसे मतलब फिल किया जाए और सबको एक ही जुट में, एक ही जो हमारा कंपनी का गोल है इसके ऊपर काम कैसे किया जाए, इसके लिए हमने डीएनवी को हायर किया। और इनिशियली हमको 4 महीने में लगा कि भी इट्स डिफिकल्ट टू manage or getting a result from DNV, but now we are satisfactory, we are getting a better result, we are increased our sales through the establish the SOPs and etc activities which tools suggest by the DNV. This is a very grateful support from DNV. ऑलराइट। Yeah. सर, एज अ लीडर इन द इंडस्ट्री आपने ऐसा क्या एक की लेसन सीखा है जो आप शेयर करना चाहेंगे? मैडम, हमने ये चीज़ सीखा है कि एक तो अपॉर्चुनिटी को कैसे एडेप्ट करना है, कि हमने सबसे पहले देखा कि आज की इंडस्ट्रीज में क्या अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे इसको ज़्यादा हम फोकस करेंगे तो हम इसको लीड कर पाएंगे। तो वो चीज़ हमने लेसन किया कि ये चीज़ को कैसे हम कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि हमने सबसे ज़्यादा ये चीज़ को समझा कि लोगों को कैसे साथ में लेके चले, क्योंकि हम 2 डायरेक्टर हैं, उसके अलावा हमारे और भी फैक्ट्री में बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स हैं, उन सबको साथ में लेके कैसे चले, उन सबको साथ में कैसे रखे, वो सबके साथ हमें आगे बढ़ना है, उस चीज़ को लेके हम चल रहे हैं, तभी जाके आज हम लीडर बन पाएंगे। सेकेंड चीज़ है कि इसके साथ साथ बिजनेस के साथ हम फैमिली को एज ए बिजनेस एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे फैमिली डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। तो जब बिजनेस कोई भी सक्सेस और लीडर बनने के लिए फैमिली के सपोर्ट के बिना वो पॉसिबल नहीं है। तो उस बैलेंस को कैसे बनाना, वो चीज़ को हमने काफ़ी चीज़ को सीखा और तभी जाके हम ये आज कर पा रहे हैं। Yes, absolutely. राइट। तो सर, लिस्टेड टेक के लिए नेक्स्ट क्या है? क्या कोई फ्यूचर प्लान्स है, कोई एक्सपेंशन प्लान्स है? बिल्कुल मैम, अभी हमारा एक पिलर्स पे हम काम कर रहे हैं, लाइक लिस्टेड टेक वर्किंग ऑन स्टील प्लांट इंडस्ट्रीज, वी आर सर्विंग टू आवर स्टील इंडस्ट्रीज, राइट। नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट फॉर more 3 pillars, like 1 pillar for hydrogen, you know hydrogen is 2035 futures, so Listed Tech working on hydrogen business. Second pillar like अभी MSW जो चल रहा है कि जो पहले एक कूड़ा था, मतलब हमारे घर से कचरा म्यूनसिपालिटी लेती है और उसको डंप करती थी, बट आज एक कचरा मतलब एक बिजनेस हो गया है, एक सोना हो गया है। तो इसके हमारा हम सोच रहे हैं कि उसको कैसे रिसाइकलिंग करें, इसमें से रिसाइकल प्रोडक्ट कैसे बनाए और इसमें से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करें। तो सेकंड पिलर वी आर थिंकिंग फॉर द MSW। एंड थर्ड पिलर जो है हमारा वो है कंस्ट्रक्शन। लाइक अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि यदि इंडिया को $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है तो इंडिया को 2 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो वेरी ह्यूज बिजनेस इन इंडिया बिकॉज इंडिया इज राइट नाउ डेवलपिंग कंट्रीज। तो थर्ड पिलर वी आर थिंकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन। Okay. Yeah. And our target in 2035, Listed Tech being 3,500 crore expected turnover. That's amazing. Yeah, thank you. And मैं आपसे जानना चाहूँगी लास्ट कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन लोगों को जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या जो इस इंडस्ट्री में न्यू हैं? Actually, India has 140 crore population, and right now India is a global leader in the world. और हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो अभी इंडिया ग्रो कर रहा है मेक इन इंडिया कंसेप्ट में, तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी मार्केट में है, राइट। तो नॉट ओनली स्टील सेक्टर, अभी स्टील सेक्टर में जो इंडिया का कंजप्शन है वो 4th नंबर पे है। तो आप सोचो कि पर एनम हमारा जो यूटिलाइजेशन है और यूएस का जो यूटिलाइजेशन है उसमें काफ़ी अंतर है जी।
तो इंडिया में नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी स्टील सेक्टर्स में है, लाइक MSWs में है, लाइक कंस्ट्रक्शन में है, लाइक फ्यूल्स बोले तो हाइड्रोजन सेक्टर्स में है। तो जो अपकमिंग न्यू जनरेशन आना चाहती है तो इनके लिए एक बहुत बड़ा फील्ड है और सबको ट्राई करना चाहिए बिजनेस के लिए। बट मेरा मैसेज है कि आज की जो जनरेशन है ना वो बहुत वेरी फास्ट है, तो उनमें धीरज नहीं है। तो इंडस्ट्रीज में आपको 5 से 8 साल तक मतलब वेटिंग पीरियड रखना पड़ेगा, तब जाके आपको सक्सेस रेशियो मिल सकता है। जो हमने 10 साल में सीखा वो मैं इम्प्लीमेंट न्यू जनरेशन के लिए मैसेज दे रहा हूँ कि पहले तो आप अपना पैशन रखो, दूसरा मार्केट में डे टू डे अपडेटेड टेक्नोलॉजी आ रही है, तो टेक्नोलॉजी से आप अवेयरनेस रखो। अपने डेली जो रूटीन है इसमें एक एक्सरसाइज पे फोकस करो, एक रीडिंग पे करो, और एक जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है इसके पे फोकस करेंगे तो आप 100% आप यू विल सक्सेस। ग्रेट, बहुत अच्छा मैसेज है। एक्चुअली न्यू जनरेशन को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। यस मैम। सो ऑलराइट सर, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात थैंक यू करके। मैम, थैंक यू। So here we had the conversation with the directors of Listed Tech. Thank you for watching.